हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए हम लोग ये टेस्ट 26 तक कर चुके थे। हम लोग ये 27वां टेस्ट इसमें करेंगे और उससे जितने भी 50 क्वेश्चन होगा इसमें करेंगे। चलिए, आप लोग को क्वेश्चन का कंटेंट कैसा लग रहा होगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन 1 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो वार्षिक शिक्षित भारतीयों भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन जो होता था, जो अधिवेशन सुनते होंगे, ये यहाँ का अधिवेशन हुआ, वहाँ का अधिवेशन हुआ। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय। इनको एक और नाम क्या कहा जाता है? लाला लाजपत राय को एक और उपनाम से जाना जाता है, ये पंजाब केसरी। किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा ये साबरमती से प्रारंभ की थी। कहाँ से? साबरमती के आश्रम से। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। कब? दांडी 12 मार्च 1930 को दांडी का यात्रा जो शुरू हुआ था वो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। दांडी से नहीं, अगर दांडी यात्रा दांडी से नहीं, साबरमती से, याद रखिएगा। कहीं भूलिएगा मत, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज कर जाइएगा तो भूल जाइएगा। 22 मार्च 1930 को। और ये कितना, ये आप गांधी जी मिलकर 78 प्लस 1 79 थे। 78 सहयोगी था और एक वो खुद थे। और ये अपने नमक कानून तोड़ने के लिए गए थे साबरमती से। और पहुंचे थे कब? 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। कब? 6 अप्रैल 1930 को। चूंकि चलिए याद रखिएगा। डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो प्रथम राज्य सतारा था। कौन था? सतारा। किस आंदोलन के दौरान प्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था स्वदेशी आंदोलन। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? ये अस्ट्रेची आयोग। किसने? अस्ट्रेची आयोग ने। इन्हीं के सिफारिश पे ये 1883 में अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। 1883 में अकाल संहिता का। छठा, क्रिप्स सॉरी घटनाओं पर विचार करना, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ है? आइए, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव ये 1942 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। और ये वेवेल योजना 1945 में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 28, मतलब 3 3 2 1 4, ये हो जाएगा। 7वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में, याद रखिएगा, त्रिरत्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है कन्नड़ साहित्य का। तो ये पंप है, पुन भी है, रत्न भी है, ये कंबन नहीं है। कंबन तथा पुगलेंदी का संबंध तमिल साहित्य से है। ये कौन सा साहित्य है? ये कन्नड़ नहीं, ये तमिल साहित्य है। कौन सा? तमिल साहित्य। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था?
तो गैर मुसलमानों से कौन सा कर लिया जाता था? खराज एवं जजिया। कौन सा? खराज एवं जजिया। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाले भूमि कर था। खराज क्या था? एक भूमि कर था। भूमि कर था। जजिया तो जानते ही हैं, ये धार्मिक कर्म था, हिंदुओं पे लगाया गया था। धार्मिक कर। और जक़ात मुसलमानों से धार्मिक कर है। ये जक़ात है, ये मुस्लिम का धार्मिक कर्म है। मुस्लिम का धार्मिक कर। याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। किसको? सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। इनको देवी तमा, माते तमा, नदी तमा भी कहा गया है। सर्वाधिक पवित्र माना गया है इसको, और ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है। सर्वाधिक, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान, सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ये गलत है। अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान, ये सही है। सामवेद ये विज्ञान का ज्ञान नहीं है। सामवेद धुनों का ज्ञान है, जप के लिए धुनों का ज्ञान और जप के लिए। क्या हो जाएगा इसको? धुनों का ज्ञान। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 11। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? मजहरनामा की घोषणा किया था ये 1579 ईस्वी में। कब? 1579 ईस्वी में। आइए 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो अधिक सक्षम और योग्य थी, मिन्हास ए सिराज ने माना था। किसने? मिन्हास ए सिराज ने। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? यह किया गया संथानम समिति की अनुशंसा पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में। यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए था। केंद्र सतर्कता आयोग, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार। केंद्र सतर्कता आयोग क्या है? यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया गया था केंद्र सरकार में। चलिए 14। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। यह भारत शासन अधिनियम 1919। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919। यह चेम्सफोर्ड के समय आया था। इसको चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? ये चुनाव आयोग है, वित्त आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है। यही राइट आंसर हो जाएगा। जिसका संविधान में उल्लेखित है, जो संविधान में है, जिसके बारे में वर्णन किया गया है, वो संवैधानिक हो जाता है। और गैर संवैधानिक या संवैधानिक निकाय नहीं है वो, जिसका संविधान में चर्चा नहीं है। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग भी हो जाता है, नीति आयोग भी है, गैर संवैधानिक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार भी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। याद रख लीजिएगा जो ये कर रहे हैं। केंद्र सूचना आयोग हो गया, केंद्र सतर्कता आयोग, केंद्र सतर्कता आयोग,
ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। संसद की लोकलेखा समिति का इस टाइप का एक क्वेश्चन घुरा कर एसएससी पूछता है। लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। ये कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आइए 17। निम्न में से कौन सा संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये एकल संविधान। कौन सा? एकल संविधान। विवाह तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो ये 1/6 सदस्यों के द्वारा। कितने द्वारा? 1/6 सदस्यों के द्वारा। संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। एक और दो अनुच्छेद 126वां संविधान संशोधन विधेयक 331 एवं 333 से संबंधित है। आइए 21। निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन, ये केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये नहीं लिया गया। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कहाँ के संविधान से लिया गया? ये कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ के? कनाडा। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? आपात उपबंध का संबंध संविधान के भाग 18 से है। किससे? भाग 18 से है। आपात 352 से, अनुच्छेद 352 से कितना? 360। ये भाग 20 क्या किससे संबंधित है? संविधान संशोधन संबंधित है। संविधान संशोधन। और ये भाग 17 है राजभाषा से। राजभाषा से, ये राजभाषा से। और भाग 15 है निर्वाचन से। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है, रेशम भी नहीं किया जाता है, शहद शहद भी नहीं, मोती भी नहीं, इनमें से सभी कीटों से ये सभी प्राप्त नहीं किया जाता है। 24। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यह ऑस्कर पुरस्कार 1929, मैन बुकर पुरस्कार 1969, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में सब शुरू किया गया था। कलिंग पुरस्कार 1951 में, ये नहीं है। कलिंग पुरस्कार हो जाता है 1952 में। कब? 1952। ये कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन देता है? उड़ीसा सरकार देती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? ये गीतांजलि ये कविताओं का संग्रह है। किसका है? कविताओं का संग्रह है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? उनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। कब? 1913 में। आइए 26। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है?
शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है? ये नागपुर शहर को, किसको? नागपुर शहर को शून्य मिल, जीरो माइल सेंटर, याद रखिएगा। जीरो माइल सेंटर नागपुर को जाना जाता है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? तो ये 15 जून 2005 को, कब? 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? ये होती है 2 वर्ष। कितनी होती है? 2 वर्ष। 5 अस्थायी सदस्य है, आप लोग जानते ही होंगे। आइए एक बार बता देते हैं 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस है और चाइना, चीन है। ये सभी अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होगा कितना दिन में रिटायर हो जाएगा, लेकिन वो अस्थायी, और 10 वो अस्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि 10 वो अस्थायी सदस्य, 10 वो अस्थायी सदस्य होता है। तो हर 2 वर्ष में इसका, हर 2 वर्ष में चेंज हो जाता है। हर 2 वर्ष में अवधि समाप्त हो जाती है, मतलब बदला, हर 2 वर्ष में बदलना पड़ता है। कोई भी चुना जाता है 2 वर्ष के लिए किसी देश को। आइए, वेटेन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो यह है हॉकी के, किसका है? हॉकी का है। ये फुटबॉल का कौन कौन है? डूरंड कप है, देख लीजिए फुटबॉल का, ये सब भी आता है फ्रेंड्स। डूरंड कप, रोवर्स कप, मर्डेका कप, गोल्फ से है वबाकर कप, सर्किट कप, डनहिल कप, राइडर कप। राइडर कप बहुत बार आता है, राइडर कप गोल्फ से है। बैडमिंटन से, आइए हॉकी से तो देख लिए, कौन सा है? बेटन कप है, और देख लेते हैं हॉकी से, बेटन कप, रंगास्वामी कप, संतोष ट्रॉफी, इससे संबंधित है, फुटबॉल से। रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बैडमिंटन से नारंग कप, अमृत दीवान कप। चलिए ये पॉइंट कुछ याद रखिएगा ताकि आप लोग को हेल्प मिले एग्जाम में अगर आ जाए तो। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता को हॉटस्पॉट किसको कहा जाता है भारत में? पश्चिमी घाट को। निम्न में से कौन एक प्रवाह विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो यह है सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो रामसर का दर्जा किनको प्राप्त है, किन्हें प्राप्त है? ये नंदा झील को, पिचवरम मैंग्रोव को, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का झील, ये सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है। चलिए आइए चलते आगे। ये बखिरा झील कहाँ है? बखिरा झील यूपी में है, ये यूपी में है। चिल्का झील तो जानते हैं उड़ीसा में है।
पिचवरम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और ये नंदा झील कहाँ है? गोवा में है। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? पहली निजी ट्रेन सेवा की भारत गौरव, क्या 2022 में शुरू किया गया था? 2022 में शुरू किया गया था। इसका शुरुआत कहाँ से कहाँ हुआ था? ये भी याद रखिए, कोयम्बटूर से कहाँ तक? शिरडी तक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये NH 53 पे, किस पे? NH 53 पे। अभी NH का वायरल है फ्रेंड्स। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? नामसाई घोषणा पत्र का संबंध यह असम, अरुणाचल प्रदेश का, असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये नामसाई घोषणा पत्र है क्या? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, जो 123 गांव है, 123 गांव का विवाद है। 123 गांव का विवादों को सुलझाने हेतु है। जो गांव का विवादों को गांव के विवादों को सुलझाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई? मिशन शक्ति की शुरुआत किया गया है महिला एवं बाल विकास द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास द्वारा। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो अधिकतम आयु उम्मीदवार 21 वर्ष। कितना? 17 से 21। 17 से 21 वर्ष। आइए, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो ये बनकर तैयार हुआ है यूपी में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश का रामपुर के परवाई पंचायत में। रामपुर जिला के परवाई पंचायत में। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? ये ओपल सुचाता। किसने? ओपल सुचाता। हाल ही में किसने प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार याद रखिएगा। ये किसको मिला था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? लोक सेवा कार्य हेतु। इसलिए याद रख लीजिएगा, लोक सेवा कार्य हेतु। राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? द स्टैचू ऑफ बिलीफ है। क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। कितना मीटर है राजस्थान में? ये 351 फीट ऊंचा है। ऊंचाई कितना? 351 फीट है। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में तो ये मध्य प्रदेश है। कौन है? MP, मध्य प्रदेश। और हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला कॉलेज, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तो ये हो जाएगा NIT पटना।
वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है आइसलैंड है। 2024 में भारत 116वां स्थान पर रहा और 2025 में भारत 126वें स्थान पर रहा। याद रख लीजिएगा। 2024 में भारत कितना 116वां स्थान पे और 2025 में भारत 126वें स्थान पे। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन विषय के साथ 2024 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ये भी याद रखिएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक। और पृथ्वी दिवस 25 की थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर प्लेनेट, आवर आवर पावर आवर प्लेनेट। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 2024 का विषय है शांति के लिए जल। और विश्व जल दिवस 2025 का थीम है ग्लेशियर संरक्षण। ये दोनों याद रखिएगा, क्योंकि कोई आपको अगर करंट पूछता है तो पिछले एक साल का पूछेगा ही पूछेगा। और अगर ये 25 का देख लेते हैं तो अगले साल के लिए हो जाता है, और चाहिए इसी साल के लास्ट तक के लिए हो जाता है। 2024 का है शांति के लिए जल और 25 का ग्लेशियर संरक्षण। और इसमें पृथ्वी दिवस में 24 का है ग्रह बनाम प्लास्टिक, 25 का है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और 5 जून का तो देख ही लिए, अभी जून तो आया नहीं 5। हाल ही में कहाँ 1,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला एआई सेज लॉन्च होगा? पहला एआई सेज लॉन्च होगा ये नवाब रायपुर में। सेज का उद्देश्य गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे तकनीकी दिग्गजों की मेजबानी करना, जो अत्याधुनिक एआई अनुसंधान और विकास अवसंरचना प्रदान करते हैं। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। यह इसका पर्पस ये था क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का मेरा यही पर्पस था डालने का। संविधान उद्यान को स्थापित किया गया, ये कहाँ किया गया? ये जयपुर में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है जवान को। और मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्त करता है। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको मिला? ये भी क्वेश्चन है, तो आएगा तो पूछे किसको मारिएगा? मिथुन चक्रवर्ती। ऐसे भी याद रखिए, बांग्लादेश बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मिथुन, और इनको यहाँ पे मिथुन दा या मिथुन दादा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग दादा दादा बोलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको मिला? तो दादा मतलब मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में कहाँ 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया है? 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया है। यह थाईलैंड, 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने यहाँ राउज एवेन्यू न्यायालय, जिला न्यायालय परिसर में 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया, जो राष्ट्रीय राजधानी में विशेषता निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करेगी। तो 34 डिजिटल न्यायालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है 23-24 में। आइए आगे चलते हैं। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में है? लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये गोवा राज्य में है। कहाँ है नंदा झील? अभी ऊपर बताया था ना, गोवा राज्य। आ गया देखिए यहाँ पे, अभी 4 गो रामसर साइट बताए थे ऊपर, यहाँ पे गोवा आ गया। नंदा झील कहाँ? गोवा में आ गया। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो ये पटाख से नहीं मार दिए होंगे। आज भूमि संरक्षण हेतु रामसर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का था। मेरा काम था 50 क्वेश्चन कराना, आपका काम है लाइक करना। चलिए आप लोग धड़ाधड़ सब लाइक कर दीजिए।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने भाई बहनों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। धन्यवाद।